हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th सब्जेक्ट जो है वह संस्कृत है, उसका पेपर लेकर आई हूँ जो क्वार्टरली एग्ज़ाम में आप लोगों का हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक बार मेरे वीडियो चैनल पर आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो मटेरियल दिया गया है वो है, सभी प्रत्यय है, उपसर्ग है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं और आप लोग एक बार में ही उनको ये समझ में आ जाएगी और याद भी रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, क्वार्टरली एग्ज़ाम 2023-24, सब्जेक्ट क्या है हमारा? संस्कृत है। ठीक है, क्लास कौन सी? 9th में। इसमें देखो टाइम जो दिया गया है वो दिया गया हमें 3 आवर्स और अंक जो दिए गए मैक्सिमम 75। तो देखिए इसमें क्या है, निर्देश भी हमको दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं? सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न कैसे हैं? अनिवार्य हैं। प्रश्न नाम सम्मुख है, अंक प्रदत्ता, और प्रश्न के सम्मुख क्या है? अंक दिए गए हैं। ये देखिए, जैसे 6 नंबर का ये प्रश्न नंबर 1 है तो देखो 6 नंबर दिए गए हैं ना, 6 नंबर का दिए गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उचित विकल्प हम चित्वा लिखित, उचित विकल्प जो है चुनकर लिखना है हमें। ठीक है, अब देखिए दिया गया है, का नंबर पर दिया गया सूर्योदय इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो देखिए सूर्योदय में सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से शब्द मिलकर कौन कौन से शब्दों से बना है। ठीक है, एक तो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, और सूर्य प्लस उदय, और चौथे नंबर पर सूर्योदय। तो हमारा राइट ऑप्शन जो चला जाएगा वह चला जाएगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं खा नंबर पर। जले मग्ना इत्यस्य समस्त पद भवति। जलमग्न में जो जले मग्ना है उसमें कौन सी संधि समास है? समस्त पद है, सॉरी, समस्त पद है कौन सा? तो देखिए यह तो जले मग्न कौन सी समास है, ये तो आपको पता होगा कि यह कौन सी समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में जो जले मग्ना है यह किन किन से? तो जलमग्न जो बना है, जले मग्ना से तो बना नहीं सकता। ठीक है, रंग है। जलस्य मग्ना भी नहीं हो सकता, है ना। जले मग्ना मतलब जल में मगन, लीन। और चौथा देखिए जलाय मग्ना, ये भी नहीं हो सकता। क्या कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? राइट हो जाएगा जलमग्ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और जलमग्ना में कौन सी समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, और जले में सप्तमी विभक्ति है। आगे देख लेते हैं गा नंबर पर। घनश्याम इत्यस्य विग्रह भवति। घनश्याम का जो विग्रह है वो क्या है? तो देखिए घनश्याम का विग्रह क्या है? घन श्याम नहीं। ठीक है, घनश्यामा नहीं हो सकता है। ठीक, घन श्यामाया घन नहीं, और श्याम घना ये भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए फर्स्ट पर, घन एवं श्यामा। और घन एवं श्यामा में कौन सी समास है? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कौन सी समास है। ठीक है, आगे देखते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है देख लेते हैं। देखिए आपको इसकी पहचान होगी कि अव्ययभाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, तो आपको इसमें से देखिए कौन सा पद अव्यय दिख रहा है। ठीक है, तो अव्यय में कौन सा आता है? प्रीति। प्रीति क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो प्रीति दिनम, ये क्या हो गया? अव्यय हो गया। चलिए अब डा नंबर पर देखिए, पितरौ इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति। तो पितरौ में कौन सा समास है? पितरौ। सबसे पहले हमें इसका अर्थ जानना होगा। माता चा पिता चा, माता चा पिता चा, और जहाँ पर चा आता है, चा का लोप होता है, वहाँ पर कौन सी समास होती है? ठीक है, द्वंद्व समास होगी ना वहाँ पर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वो द्वंद्व समास पर चला जाएगा। कर्मधारय समास की देखिए अब एक पहचान हम बताते हैं आपको कि कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, अव्ययभाव समास का हमने आपको बताया कि पहला पद अव्यय होता है। ओके, और द्विगु समास का हम बताते हैं कि पहला पद क्या होता है? इसका संख्यावाची होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना होगा। चलिए विद्यालय इत्यस्मिन् संधि अस्ति। विद्यालय में संधि कौन सी है? तो देखिए बच्चों, विद्यालय जो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक तो बना विद्या और दूसरा बना है आलयः। अब देखिएगा
की विद्या, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर भी आ है। अब जब दोनों स्वर रहेंगे, दोनों पदों में अगर स्वर स्वर का मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। ठीक है, तो हम आपको पता तो होना चाहिए किसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि स्वर का स्वर से मेल होगा तो वहाँ स्वर संधि होगी। स्वरेण स स्वरस्य मेलनम स स्वर संधि। ठीक है, अब देखिएगा आपको व्यंजन का जो है व्यंजन संधि का भी होना चाहिए कि पहला पद क्या होता है इसका, व्यंजन का पहला पद व्यंजन होता है। ठीक है, पहला पद क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। व्यंजन कैसा होता है, उसमें हलंत लगी होती है। ठीक है, और दूसरा पद या तो व्यंजन होगा या तो फिर स्वर होगा। ठीक है, और विसर्ग संधि में तो क्या होता है, पहला पद क्या होता है, विसर्ग होता है और दूसरा पद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे विसर्ग कितने तीन जो संधि कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। एक होती स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग होते। और जो वृत्ति संधि होती है बच्चों, वह वृत्ति संधि किसका भाग होती है, वह वृत्ति संधि होती है स्वर संधि का भाग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो, एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है या एक शब्द में आपको उत्तर देना। ठीक है, तो देखिएगा प्रहारा, प्रहारा क्या इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, प्रहारा इस पद में उपसर्ग है। तो प्रहार में देखिए प्र प्लस हार दो शब्दों से मिलकर बना है और आपको पता होगा कि जो उपसर्ग होता है वह पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो पहले जोड़े जाते हैं। ठीक है, शब्द के या संज्ञा के पहले जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए दुरा प्रहारा में क्या है, प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है कि तिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रहार में उपसर्ग कौन सा है, प्र है। अब देखिए दूसरा शब्द भी आपको दिया गया है दुराचार। ठीक है, ये भी बना है दुर प्लस आचार से मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है, आचार से मिलकर बना है, आचार। ठीक है, तो दुर क्या हो जाएगा, हमारा पहला पद है तो पहले जुड़ा है, आचार के पहले जुड़ा है दुर, तो क्या हो जाएगा दुराचार। ठीक है, तो एक का हो गया प्र और दूसरा का दुर। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर गा पर चलते हैं हम। तो देखिए पठति इति पद क्रियापदे कह धातु, इसमें आपको धातु पूछा है, धातु मतलब क्रिया। पठति, तो पठति किससे मिलके बना है, पट धातु से मिलके बना है। पट में अगर क्या जोड़ दी, ती, तो हो जाएगा पठति। तो बना है किस धातु से मिलकर बना है, पट धातु से मिलकर बना है। नेक्स्ट देखते हैं वृक्षात इति पदे कहा विभक्ति, वृक्षात में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो वृक्षात जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति, इसमें जो विभक्ति है वह है कौन सी, यदि आपने विभक्ति पढ़ी होगी तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यह जो है वह कौन सी, पंचमी विभक्ति है। वृक्षात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी। ठीक है, आगे देखते हैं रामेशु पदे कहा वचन अस्ति, रामेशु में कौन सा वचन है। देखिए सबसे पहले तो सामे छड़ौ की, जहाँ पर सामे छड़ौ की आए वहाँ पर आप समझ जाना कि ये इस बहुवचन की कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो वैसे रामेशु कौन सी वचन है, बहुवचन है, और कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट चलते हैं फले पदे कह लिंगा अस्ति, तो फल जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग है। ठीक है, तो लिंग हमने आपको बताए होंगे कभी कि जो लिंग होते हैं वो तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो स्त्रीलिंग जो ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो या फिर पुरुष जाति का बोध हो तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं या पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे ना तो हमें स्त्री जाति का बोध हो और ना ही पुरुष जाति का बोध हो वो कहलाते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, तो फल जो है, फल से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, नपुंसक लिंग में आ जाएंगे। चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, युग्म मेलनम कुरुत, युग्म जो है, युग्म दिए गए हैं इसमें दोनों, एक आ है और एक बा है, तो दोनों को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो देखो दोनों हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि पहले हम इनको पढ़ें। ठीक है, क्या किससे क्या है, इनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब आप इनमें से देखिएगा कि आपसे बन क्या क्या रहा है, जो बन रहा है आप उसको पहले कंप्लीट कर लें। जैसे हमने देखा पुस्तक दासा, देखो सरल दिख रहा है ना, पुस्तका नाम दासा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा विद्या व्यसनी भी पता चलेगा, विद्या या व्यसनी, ये हो गया हमारा 2 बन चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पश्चात मतलब बाद में, और यहाँ देखो पूर्वम दिया गया है तो दोनों एक साथ हो जाएंगे ना। हम कृष्ण और श्वेत दिया, कृष्ण मतलब काला और श्वेत मतलब सफ़ेद, अपोजिट वर्ड दे दिए, ये देखो हमारे दोनों बन गए। अब देखिएगा
जहाँ तक शब्द होते हैं कभी भी, जैसे असाध्य तोया मतलब न पीने योग्य, ना पीने योग्य, तो ना पीने योग्य क्या हो जाती, नदी का जल होता है ना, वही तो पिया जाता है, पिया क्या जाता है, नदियों का जल पिया जा, ठीक है, जल पिया जाता है, तो असाध्य तोया क्या हो जाएगा, जो पीने योग्य ना हो, ठीक, तो नद्दा, ठीक है। अब आ जाएगा दिन, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्व भिन्न के समय मतलब किसकी मैत्री होती है, तो वह मैत्री होती खलों की, खला नाम मैत्री, ठीक है। ये देखो बन गया ना, है ना, इसमें कहाँ मतलब ज़्यादा कठिनाई गई। तो हमें पहले उन शब्दों को पकड़ना है जो हमसे बनते हैं, पहले हमने उनको बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है, कि अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, कि कोई समास दी गई है, कि कोई संधि दी गई है ना, कौन से किसका क्या है, श्लोक से उसका संबंध है, आप लोगों के जैसे यहाँ किसी पाठ से उसका संबंध है, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रदत्त ही शब्द ही रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए कुंजे, तीरे, नताम, पादपे, पापात और वृक्षाते आपको दिए गए। अगर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले पाठ का श्लोक जो है वह जो कविता है वही है आपकी इसमें दी गई है, तो देखिएगा, ललित पल्लवे पादपे क्या आ जाएगा, पादप आ जाएगा, पुष्प पुंजे, यदि पढ़ा होगा तो आपको अपने आप आपके मुंह पे आएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मलय मारुतो चुंबते मंजू कुंजे, तो क्या आ जाएगा, सेकंड पर कुंजे आ जाएगा। थर्ड पर देखिए, कलिंदात्मजाया सभा नीर तीरे, तो क्या आएगा, तीरे, कलिंदात्मजाया मतलब जो कालिंदी नदी है उसके तीर में, ठीक है, तीर मतलब किनारा। नताम पंक्तिमालोक मधुमाधवी नाम, तो नताम क्या आ जाएगा यहाँ पर चौथे में। पांचवें में देखो, प्रभु भक्तम खाली स्थान निवारती, प्रभु भक्ति जो है किसको निवारण करती है, पापों का, तो क्या आ जाएगा, पापात आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वृक्ष से ही पत्ते गिरते हैं, और कहीं दिख रहा है कहीं से पत्ते गिरते हैं, है ना, नहीं दिख रहा है ना, तो किससे पत्ते गिरेंगे, वृक्षों से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब इसमें घटनाक्रम में देखते हैं बच्चों, घटनाक्रम क्या है, आपके जो पाठ में जो दिया गया है, सबसे पहले क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से हमें एक सिक्वेंस से जमाना है, किसके बाद ये था, फिर उसके बाद ये था, ठीक है। तो देखते हैं, सह सखी भी सह तीर्थ यात्राई काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिगच्छति, इसमें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि मल्लिका ने क्या किया था, पूजनार्थम मोदकानि रचयन्ति, मल्लिका ने सबसे पहले पूजा के लिए क्या बनाए थे, मोदक बनाए थे, इसलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा कि वह कहाँ गई थी, सखी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर चली गई। फिर उसके बाद उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, तो उसने दूध मास के अंत में मतलब महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित किया था। फिर तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा उमा आई, ठीक है। चौथे पर आएगा कि चंदन उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहन न करोति, तो उसने कहा कि चंदन ने कहा कि भाई 1 महीने तक क्या है, मैं ज़्यादा दूध की आवश्यकता है, इसलिए 1 महीने तक क्या है, दूध नहीं दोहूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना सारा दूध कहाँ रखूँगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसने दूध नहीं लगाया, गाय नहीं लगाई। अब देखिए क्या हुआ कि इसी क्रम में चंदन की जो पत्नी है, चंदनश्यति पत्नी तीर्थ यात्राया एवं समाप्य ग्रह प्रत्यागच्छति, ग्रह मतलब तीर्थ यात्रा को समाप्त कर चंदन की पत्नी ग्रह वापस आ जाती है, तो हमारा जो क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पर आ जाएगा। फिर वह अपनी पत्नी से मिलकर क्या करता है, उभौ नंदिन्या सर्व विधि परिचय कुरुत, नंदिनी के बारे में सही प्रकार से बताता है, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा 6वें नंबर पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे घटनाक्रम हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोष्ठकेषु मतलब कोष्ठकों में पदान्यधिकृत, जो पद दिए गए हैं, ठीक है, कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं, प्रश्न निर्माणम कुरुत, इनसे प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो ग्रामे का क्या जाएगा, ग्राम में कैसी, ग्राम में कौन रहता था, का,
ठीक है, तो निर्धन स्त्री रहती थी। फलम वृक्षा फलम न खादंती, तो के फलम न खादंती, कौन फल नहीं खाता, वृक्ष। ओके, ये हमारा हो गया। अब आगे चल के देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। अधोलिखितानि कथनानि कहाँ कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, ये किसके प्रति कहा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, पूर्व प्रातः आशा क्रियताम, मतलब तुम पहले क्या करो, सुबह का नाश्ता कर लो। ठीक है, तो यह जो स्वर्णका का पाठ दिया गया है, तो स्वर्णका ने किससे कहा था, बालिका से कहा था। पूर्व प्रातः सा क्रियताम, तुम पहले सुबह का नाश्ता कर लो। तो हम लिखेंगे कि स्वर्णका और बालिका, किसने कहा था, स्वर्णका ने कहा था। ठीक है, स्वर्णका ने कहा था, किससे, बालिका से कहा था। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमी। ठीक है, तो जब मल्लिका जो है घड़े लेने जाती है कुम्हार के यहाँ, तो वह कुम्हार के कहता है मैं पैसे के बिना तुम्हें घड़े नहीं दूंगा, यही मना कर देता है। तो मल्लिका क्या बोलती है कि मेरे क्या ले लो, गहने ले लो, मगर मुझे क्या करो, घड़े दे दो। तो वह कहता है, जो कुम्हार होता है, कुंभकार होता है, वो कहता है कि पुत्री के ना हम पाप कर्म करूँगी, पुत्री मैं तुम्हारा ये पाप कर्म नहीं कर सकता। कैसा, कि मैं तुम्हारे गहने विहीन कर दूं, है ना, तो ये मैं पाप कर्म नहीं कर सकता। तो यह हम ये कैसे हो गया, ये हो गया, किसने कहा, देवेश नाम रहता है ना कुंभकार का, या तो आप कुंभकार भी लिख सकते हैं या तो फिर देवेश लिख सकते हैं। ठीक है, और किसने बोला था, किससे बोला था, मल्लिका से बोला था। ओके, तो यहाँ पर मल्लिका आ जाएगा। ठीक, चलो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, जो शुद्ध वाक्य है मतलब जो सही वाक्य दिया गया है उसके सामने हमें क्या लिखना है, हमें आम लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, आम लिखोगे। और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने हमें ना लिखना है। तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि आम का मतलब होता है हाँ, सही, सत्य, है ना, और ना का मतलब होता है नहीं या असत्य। आपने सत्य सत्य पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग संस्कृत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो सत्य है उसके आगे आम लिखना है और जो असत्य है उसके आगे ना लिखना है। ठीक है, तो आप लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे सत्य लिख देते हैं, सत्य लिखते हैं शुद्ध, या कभी कभी इन चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आता कि आम का मतलब क्या होता है, ना का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम जब बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तब समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, वसंते सरसा रसाला लसंती, सही बात है कि बसंत के समय पर सरसा रसाला लसंती, आम के जो क्या है, पीले फूल हैं, वह फल लगे हुए हैं। ठीक है, वह लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, सही है तो इस क्या रखेंगे, आम। अब देखिए, वृत्तम यत्न न संरक्षित, मतलब वृत्तम मतलब चरित्र, चरित्र की यत्नपूर्ण संरक्षण नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए ना। वृत्तम यत्न न संरक्षित, यहाँ पर ना दिया गया, देखो बीच में ना दे दिया, ना मतलब नहीं करना चाहिए, तो नहीं। वृत्तम यत्न संरक्षित, वित्त में तीचा या तीचा, है ना, तो वृत्त की कैसे करना, वृत्त मतलब चरित्र, चरित्र की यत्नपूर्ण रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ना लिखा है, करना चाहिए, इसलिए ना। आगे देखो, एको विचित्रिका का समुड्डी आगच्छत, एक विचित्रिका का उड़ते हुए आया, तो क्या है, आम है कि ना है, आम। ठीक है, सही है, क्योंकि एक विचित्रिका का कैसे आया, उड़ते हुए। मल्लिका उज्जैन महाकाल मंदिर प्रतिगमिष्यति, मल्लिका जो है उज्जैन महाकाल मंदिर गई थी क्या, नहीं ना, कहाँ गई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी, तो ये भी गलत हो गया, ना हो गया यहाँ पर। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, तो या क्या होगा, आम। सही बात है कि बालिका कैसी थी, निर्धन माता की पुत्री थी। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, मल्लिका अपने पति को कैसे मानती है, चतुर मानती है। तो सही बात है, वह अपने पति को कैसे मानती है, चतुर मानती है, कि तुम चतुर्थम स्वामी बोलती है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। अब देखिए, प्रश्न नंबर 9 आपके पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है ना, पाठों से संबंधित, तो आप लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक वाक्य लिखित, एक वाक्य एक शब्द में भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि एक शब्द लायक ही क्वेश्चन। आगे देखते, कवि काम संबोधयति, तो कवि किसको संबोधित कर रहे हैं,
किसको संबोधित कर रहे हैं? वाणी। किसको? वाणी। वाणी, वाणी मतलब सरस्वती जी को संबोधित कर रहे हैं। स्वर्णकाका ने कहा था, स्वर्णकाका ने क्या खाया? तो क्या खाया था स्वर्णकाका ने? तंडुलान। तंडुलान, तंडुलान मतलब चावल खाए थे उन्होंने। क्या खाए थे? चावल। ठीक है। कुंभकार घटान किमर्थ रचयति, तो किस लिए कुंभकार ने घड़ रचे थे? किस लिए रचे थे? किस लिए बनाए थे? तो वह बनाए थे जीविकार्थ के लिए। किसके लिए? जीविकार्थ के लिए। जीविकार्थम। ठीक है। आगे देखते हैं, मैं ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग नोट कर लीजिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं करनी चाहिए? तो कुत्र मतलब कहाँ, दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? वचन में, वचने, क्या आ जाएगा? वचने, वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, सबसे मीठी वाणी बोलना चाहिए। आगे देखें, वृक्ष स्वयं कहानी न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फल नहीं खाते। क्या नहीं खाते? फल, फलानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहा तंद्रालु भवती, तंद्रालु कौन था? तो कौन होता? बालह। कौन था? बाला, बालक था ना, जो पढ़ने के समय कहाँ चला जाता है? खेलने चला जाता है। आगे देखिए 7 क्वेश्चन में, नंदिन्या पाद प्रहार ही कह रक्त रंजिता अभवत, नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया? कौन से कौन लहूलुहान हो गया? तो कौन हो गया था? चंदन। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? चंदना, चंदना। प्रसादा कीदृशा वर्तते, प्रसादा मतलब भवन, कीदृशा वर्तते कैसा दिखाई दे रहा था? तो वह दिखाई दे रहा था स्वर्णमय, है ना। जब वो लड़की वहाँ जाती है बालिका कऊ के पास, तो उसका भवन कैसा था? सोने का था। गीतिम कथम गातुम कथयति, तो गीतिम कैसा गाने को बोल रही है? तो ललित नीति लीनाम, है ना, ललित नीति लीनाम। 10th में देखो, का पुरा लग विभवती, पहले कौन छोटा होता है? तो सबसे पहले क्या छोटा होता है? सज्जना नाम मैत्री, मतलब सज्जनों की जो मित्रता होती है पहले तो कैसी होती है? छोटी होती है, और फिर दिन प्रतिदिन कैसी होती है? बढ़ती जाती है, लेकिन कभी कमती नहीं है। और जो मूर्खों की मित्रता होती है वह पहले कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो कर दूंगा, है ना, बड़ी होती है। और फिर उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे कैसी होती जाती? घटती जाती है। अब नेक्स्ट देखा, चटका मतलब चिड़िया, कस्य शाखायाम नीडम रचयति, किसकी शाखा पर घोंसला बना रही थी? तो वट द्रुमस्य, वट द्रुमस्य, वट द्रुमस्य की शाखा पर क्या बना रही थी? घोंसला। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 12, माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? तो माता ने किसे आदेश दिया था? पुत्री को दिया था कि जाओ वहाँ पर जो चावल है वो सुखा के लेके आओ। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक वाक्य उत्तरम लिखत। अब एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। बालस्य मित्राणि किमर्थ त्वर्णमारा अभवत, बालक जो है, बालक के जो मित्र हैं वो किस लिए शीघ्रता करते हैं? तो किसके लिए शीघ्रता करते हैं? स्कूल जाने के लिए ना, पाठशाला जाने के लिए। तो बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा पाठशाला त्वर्णमारा अभवत, पाठशाला जाने के लिए शीघ्रता करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सरोवराम हानि कदा भवति, सरोवरों को हानि कब होती है? जब सरोवराम हानि कदा भवति, कब होती सरोवरों को हानि? कि जब सरोवर के जो है, सरोवर को छोड़कर जो हंस हैं वो अन्यत्र कहीं चले जाते हैं, तो सरोवरों को क्या हो जाती है? हानि होती है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। मल्लिका चंदनस्य पाश पर्यंतम धेनु कथम अकुरुताम, तो मल्लिका जो है चंदन से मास पर्यंत तक धेनु लगाने के लिए, धेनु मतलब गाय को क्या करने के लिए कहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, स्वपाठ पाठ्य पुस्तकात कंठस्थी कृतम एकम श्लोकम अर्थ सहित लिख, तो एक श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखना है। ठीक है, और उसका अर्थ भी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर पर, शुल्क मुक्त्यर्थम एकम आवेदन पत्र
स्वप्राचार्यस्य कृते संस्कृत भाषायां लिखित। तो अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अधोलिखितेषु विषयेषु एकं विषयं चित्वा 10 वाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंधं लिखत। तो आपको जो नीचे दिए गए हैं विषय दिए गए हैं, इन विषयों में से एक चुनकर उसमें 10 वाक्य उसके बारे में आपको लिखने हैं। तो ये हो गया आपका निबंध। चलिए, ये हो गया आप लोगों का पेपर। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक और कमेंट्स करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और इनको अच्छे से पढ़ लें। और बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर भी जाइएगा। वहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको एग्ज़ाम में और नॉलेज की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि हमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से, जैसे बूंद बूंद पानी से क्या घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हमें भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हमेशा करती रहनी चाहिए और हमेशा पढ़ने के लिए ललायत रहना चाहिए। जहाँ से जो मिले आपको ज्ञान वो उपलब्ध करना चाहिए, आप अब उसको ग्रहण करें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो वो अधिक मात्रा में होती हैं, क्योंकि एक साथ हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज्ञान कैसा होना है, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते रहो तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको हर चीज़ आपसे बनने लगेगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, और आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।